नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। कहीं से किसी भी प्रकार की दुविधा, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। पूरी तरीके से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो भी भौतिक विज्ञान से आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाते हैं तो आपकी मैं समझ इतनी विकसित करा दूंगा भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, कि उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमने कुछ मूलभूत चीजें आपको बताई थी, कुछ ट्रिक्स ऐसे बताए थे हमने जिसकी मदद से आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। और हमने आपको वहां पर यह बताया था कि पहला काम यह करेंगे आप फिजिक्स को पढ़ने से पहले कि जितने भी एग्जाम्पल हैं भौतिक विज्ञान के, जितने भी अनुप्रयोग हैं दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो है, उन सारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुप्रयोगों को, उन उस एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को आप कंठस्थ कर लेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको याद रख लेंगे कि परावर्तन का कौन कौन सा नियम होता है, अपवर्तन का कौन कौन सा नियम होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन कौन सा नियम होता है, ठीक है। और उससे दैनिक जीवन में किस प्रकार से कौन कौन से उदाहरण जुड़े हुए हैं उनको बारे में आप अच्छे तरीके से उसके बारे में याद रख लेंगे, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे साउंड वेव पर, ठीक है। हम बात कर रहे थे किस पर? साउंड वेव पर, अर्थात ध्वनि तरंगों पर। नोट्स भी आपको हमने भिजवा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो साउंड के अंतर्गत हमने बताया था आपको क्या क्या बात कर लिया था, एक बार तेजी से मैं रिकैप कर रहा हूं हर एक रोज की तरह और डेली की तरह। आप 5 मिनट में मेरी बातों को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया था कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होने से हमारा आशय यह होगा कि ध्वनि जो है वह ठोस में, द्रव में, गैस में, अर्थात जब भी संचरित होगी, जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसको, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना माध्यम के वह ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसी कारण से इसको हमने यांत्रिक कहा है, मैकेनिकल कहा है, क्योंकि मैकेनिकल तरंगों की तो यही विशेषता होती है कि वो जब भी संचरित होंगी, जब भी चलेंगी, वो माध्यम में ही चलेंगी। और अनुदैर्ध्य का मतलब यह होता है कि ठोस, द्रव, गैस में संचरित हो सकती हैं। अगर केवल ठोस में और द्रव के सतह पर उत्पन्न होती तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो है अनुप्रस्थ तरंग का गुण पाया जा रहा है। लेकिन यह ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में संचरित हो रही है, इसी वजह से हम कह रहे हैं इसको अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। आशा करता हूं यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे ध्वनि को कहते हैं यह चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात हमने कहा था कि आवृत्तियों के आधार पर जो होता है, ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया था, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। और हमने आपको वहां पर बताया था कि अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की कोई ध्वनि है तो वो अवश्रव्य, अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की कोई ध्वनि है तो उसको श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है तो पराश्रव्य कहेंगे। श्रव्य तरंगों को ही केवल मनुष्य सुन सकता है जिनका आवृत्तियों का परास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे का होगा तब भी मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होगा तब भी मनुष्य नहीं सुन सकता। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगों की चाल पर कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ठोस, द्रव, गैस, ये पूरा क्रम याद रखिएगा। सर्वाधिक जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है ठोस में होती है, उसके पश्चात द्रव में, उसके पश्चात गैस में होती है। एक शुष्क वायु में ध्वनि तरंगों की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। वहीं पर हमने बताया था कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर को हम अप कर दे, बढ़ा दें, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और हमने यह भी बताया था आपको कि दाब का, प्रेशर का ध्वनि तरंगों की चाल पर कोई भी प्रभाव, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसके पश्चात हमने बताया था कि ध्वनि तरंगों के कुछ लक्षण होते हैं
कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसमें हमने चर्चा किया था तीव्रता को लेकर, इंटेंसिटी को लेकर, और हमने आपको बताया था तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिससे कोई ध्वनि ज्यादा तेज अथवा धीमी सुनाई पड़ेगी। अगर किसी भी ध्वनि तरंग की तीव्रता अधिक है, इंटेंसिटी अधिक है, तो वह ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगी। अगर किसी भी ध्वनि तरंग की तीव्रता नीचे है, कम है, तो वह ध्वनि हमको धीमी सुनाई पड़ेगी। और ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे कैसे? तो डेसिबल से। डेसिबल ध्वनि तरंग की तीव्रता के मापने की इकाई होती है, यह चीज आपको याद होना चाहिए। और इस साथ ही साथ हमने आपको यह बताया था कि यह जो डेसिबल होता है, इस डेसिबल का बड़ा रूप जो होता है वह बेल कहलाता है। बेल का 10वां हिस्सा डेसिबल होता है, डेसिबल। इतनी सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात किया था तीव्रता को लेकर। पुनः हमने बात किया था तारत्व पिच को लेकर, और हमने आपको बताया था कि तारत्व के कारण कोई भी ध्वनि हमको ज्यादा तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है या मोटी सुनाई पड़ती है। और गुणता के बारे में, क्वालिटी के बारे में हमने चर्चा किया था कि गुणता वह ध्वनि का लक्षण होता है जिसके कारण हम दो विभिन्न व्यक्तियों अगर आपस में बैठे हैं या फिर उनको हम नहीं देख पाते हैं तो उनकी ध्वनियों के बीच में हम अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं, या हम ये बता पाते हैं कि वो व्यक्ति कौन बोल रहा है। तो ये इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा कर दिया था, और आशा करता हूं कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे चर्चा मैं करने चल रहा हूं, और हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगों में कुछ घटनाएं पाई जाती हैं, और ध्वनि तरंगों की ये कुछ घटनाएं जो हैं काफी हद तक प्रकाश की घटनाओं से सिमिलरिटीज जो हैं उनसे समानता प्रकट करती हैं। तो आप इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जितने भी मैं नियम बताऊंगा वो सारे के सारे जो है प्रकाश के चैप्टर में अप्लाई होंगे, तो यहीं से आपका वो उधर भी तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो घटना पाई जाती है उसको कहा जाता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, यानी कि इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि तरंग का परावर्तन। अब ये कौन सी घटना होती है, परावर्तन क्या होता है? देखिए, ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, और तरंग है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होगी, और ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि वह स्थानांतरित होगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये इस तरीके से चल रही है। मान लीजिए ये आगे बढ़ते 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 उसके सामने कोई अवरोध आ गया, किसी अवरोध से टकरा गए, और अवरोध से टकराने के पश्चात तो वह पुनः उसी मार्ग पर जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो ध्वनि तरंग की इस प्रकार की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। परावर्तन का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम बोल रहे हैं या कोई भी सोर्स है, उस सोर्स से ध्वनि उत्पादित हो रही है और वो निकले बाहर और सामने किसी अवरोध से टकरा जाए, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उससे टकराकर दोबारा वापस आ जाए तो इस घटना को हम ध्वनि तरंगों का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी कि दोबारा लौटने की घटना को हम ध्वनि तरंग का परावर्तन कहते हैं। तो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ध्वनि तरंग का किसी अवरोध से टकराकर वापस आने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि यहां पर हम ध्वनि तरंगों की विषय में बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहां पे ध्वनि का परावर्तन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी तरंग हो
किसी भी तरंग में अगर टकरा के वापस लौटने की घटना पाई जा रही तो उसको हम परावर्तन ही कहेंगे। आगे हम जब प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की जो तरंग है वो टकरा कर वापस लौटेगी तो हम वहां पे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो सीधा सा केवल आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि किसी भी अवरोध से कोई भी तरंग अगर टकरा कर वापस लौट रही है तो उसको हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब परावर्तन से जुड़े हुए दैनिक जीवन में दो सिद्धांत और पाए जाते हैं और इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना समझे आप परावर्तन के कॉन्सेप्ट के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। तो दो क्या होता है, पहला जो नियम होता है, पहला सिद्धांत जो इस पर आधारित होता है उसको हम प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। प्रतिध्वनि अर्थात इसको हम इको के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत इस पर कार्य करता है उसको हम अनुरणन के नाम से जानते हैं। उसको हम अनुरणन के नाम से जानते हैं। तो इको और अनुरणन ये दो, रिवर्बरेशन कहते हैं इसको, अनुरणन और प्रतिध्वनि, तो ऐसे जो सिद्धांत हैं ये किस पर काम करते हैं, ये परावर्तन पर कार्य करते हैं। अब क्या होता है प्रतिध्वनि और क्या होता है अनुरणन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि हम किसे कहते हैं, इको हम किसे कहते हैं। तो इको के विषय में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई सोर्स है। सोर्स क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है और ये फ्रेंड ध्वनि को उत्पादित कर रहा है और यहां पर कोई जो है मान लीजिए अवरोध है, ठीक है, क्या है, कोई अवरोध है, मान लीजिए यहां पर क्या है, पहाड़ है, एक पहाड़ है। अब इस व्यक्ति ने चिल्लाया, किसको चिल्लाया, अपने मित्र को चिल्लाया। ये मान लीजिए कोई मित्र है, ठीक है, उसका मित्र है। तो ये क्या हो गया, चूंकि ये जो है ध्वनि को उत्पादित कर रहा है तो ये स्रोत हो गया। और ये जब ध्वनि उत्पादित करेगा, बीच में कौन है, कोई व्यक्ति जो है इसकी ध्वनियों को सुनेगा तो वो क्या होगा, वो श्रोता होगा। और ये क्या है, ये अवरोध है और अवरोध है तो यहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम परावर्तक सतह कह सकते हैं। बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करिएगा कि वह सतह जिससे परावर्तन की घटना पाई जाती हो उसको हम परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए ये आपका मित्र है ए और ये आप खड़े हैं, आपका नाम बी है। अब ए यानी कि आपके मित्र ने आवाज लगाई, ध्वनि को उत्पादित किया। तो जब ध्वनि उत्पादित किया तो ये ध्वनि आपसे होते हुए गुजरेगी और आपको पहली बार सुनाई देगी। और ये ध्वनि अगर मान लीजिए इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है, तो ये ध्वनि ये पार करते हुए और आगे बढ़ेगी तो अब आगे क्या है, पहाड़ है, परावर्तक सतह है, यानी कि इससे टकरा जाएगी और टकरा जाएगी तो पुनः क्या होगी, वापस लौटेगी। और वापस जब लौटेगी तो आपको वही ध्वनि दूसरी बार भी सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वही ध्वनि जो है दूसरी बार सुनाई पड़ेगी और उसके पश्चात ये वापस लौटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि एक है लेकिन वो दो बार सुनाई पड़ रही है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना को हम प्रतिध्वनि का नाम देते हैं, इसको हम इको का नाम देते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा आपको किताबी भाषा में समझा देना चाहता हूं कि किताबी भाषा में इको को क्या लिखा गया है, प्रतिध्वनि को क्या लिखा गया है। प्रतिध्वनि के बारे में लिखा गया है कि अगर स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में कहीं पर स्थित हो तो उस श्रोता को दो बार ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इस प्रकार की घटना को हम इको का नाम देते हैं या उसको हम प्रतिध्वनि का नाम देते हैं, उसको हम प्रतिध्वनि या इको का नाम देते हैं। अब यहां पर सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान के किसी भी डिफिनीशन के लिए आप परेशान मत होइएगा और ना ही याद करने का कोशिश करिएगा, बस उसको केवल समझ लीजिएगा। समझ अगर आप गए तो आपसे एग्जाम में उसके डिफिनीशन से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आना है, उसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन आना है, उसके दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से वह महती भूमिका निभा रहा है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो
यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी दूरी पर यह परावर्तक सतह हो कि इस व्यक्ति को 2 बार ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो याद रखिएगा, स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम 17 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए। कितना? 17 मीटर की। अगर 17 मीटर से कम हुआ, अर्थात अगर ये 16 मीटर पर परावर्तक सतह होगा तो इसको 2 बार ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। बात क्लियर होनी चाहिए। 17 मीटर से अगर अधिक रहेगा तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लिख लेंगे प्रतिध्वनि से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत तथा श्रोता के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसमें कि ध्वनि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि हमारे कानों पर कितने देर तक अपना प्रभाव रखती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि हमारे कानों पर लगभग 0.1 सेकेंड तक अपना प्रभाव बनाए रखती है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। ये पॉइंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई ध्वनि सुनते हैं और वह सेकेंड, यहां पे देख रहे हैं 0.1 सेकेंड लिखा हुआ है, तो वह इतना प्रभाव तक रखेगी अपने कानों पर। आपके कानों पर 0.1 सेकेंड तक कोई ध्वनि आई है तो उसका ही प्रभाव रहेगा। अगर इस बीच में कोई अन्य ध्वनि आ जाती है, मान लीजिए कोई दूसरी ध्वनि और आ गई, मान लीजिए हमने बोला, तेजी से हम बोल रहे हैं और एक ध्वनि 0.1 सेकेंड तक जो है अपना प्रभाव रख रही है, और उसी बीच में कोई उससे कम समय में कोई ध्वनि आपके कानों तक पहुंचेगी तो वो आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। यही कारण होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको सुनाई या दिखाई नहीं पड़ती हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों को सुनाई या दिखाई पड़ जाती हैं। अभी आगे हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में या किसी चित्र के बारे में, कि कोई चीज आती है और हमारी आंखों से तेजी से ओझल हो जाती है, और किसी एक व्यक्ति को कहता है कि आपने कुछ देखा, तो कहता नहीं हमने नहीं देखा। तो उसका कारण क्या होता है, हमारे आंखों पर भी ठीक यही 0.1 सेकेंड तक लगभग अपना प्रभाव, कोई प्रतिबिंब बनाए रखती है। और ठीक उसी प्रकार से 0.1 सेकेंड तक कोई व्यक्ति के कानों पर कोई ध्वनि अपना प्रभाव बनाए रखती है। अगर इस बीच में कोई ध्वनि आ गई तो वह उस व्यक्ति को नहीं सुनाई पड़ेगी, जबकि अगर दूसरे व्यक्ति को वो क्या हो जाएगी, सुनाई पड़ जाएगी। ठीक है, यही कारण होता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमको सुनाई पड़ती हैं और दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई पड़ती, या दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ जाती हैं या हमको नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि वहां पर 0.1 सेकेंड से कम गैपिंग होती है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब अनुप्रयोग पर बात करते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग जितने भी हैं वो सारे आप रट जाएंगे। अनुप्रयोग जितने भी हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वो रट जाएंगे। यानी अनुप्रयोग का मतलब सीधा सा है कि उसका दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रतिध्वनि को पता लगाने के पश्चात जो है याद रखिएगा, इसको प्रतिध्वनि के सहारे से यानी कि उसकी हेल्प लेकर हम नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, कुएं की गहराई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुएं की गहराई को ज्ञात कर सकते हैं,
नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, कुएं की गहराई को याद कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी मान लीजिए कोई सुदूर पहाड़ स्थित है, सुदूर पहाड़ स्थित है, उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये प्रतिध्वनि की है। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए हमको कुएं की ही गहराई का पता करना है, तो सीधा सा मतलब है कि एक मान लीजिए कुआं है, तो अगर यहां से कोई ध्वनि उत्पादित की है, रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है, तो हमको पता है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल इसकी पता हो जाती है। कितने समय में ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये हम गणना कर लेते हैं समय से, और उसके पश्चात दूरी को हम पता यहां से लगा लेते हैं, कितनी दूरी या कितना गहराई उस कुएं की है। ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं चौड़ाई में भी, अगर नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, या फिर पहाड़ जो है, पहाड़ से टकराने के पश्चात ध्वनि की चाल हमको ज्ञात हो जाएगी, समय ज्ञात हो जाएगी, तो क्या हम उसकी दूरी को ज्ञात नहीं कर सकते? चाल बराबर दूरी बटा समय का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्रतिध्वनि का। आशा करता हूं ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो परावर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनुरणन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनुरणन का। ठीक है, अनुरणन क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अनुरणन क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं तैयारी करने जाते हैं, मान लीजिए आप प्रयागराज आए, इलाहाबाद आप में आए, और प्रयागराज में कदम आपने रखा, तो सबसे पहले सबसे जटिल कार्य आप करने की शुरुआत किए, अर्थात आप कमरा ढूंढने का प्रयास करने लगे। जब प्रयागराज में किसी तरीके से आपको कमरा मिल गया, तो अब जब कमरे की आप साफ सफाई करेंगे, मैं लीक से हटा नहीं हूं, मैं अनुरणन को ही समझा रहा हूं, तो ध्यान से मेरी बातों को केवल गंभीरता पूर्वक सुनते रहिएगा। ठीक है, सुनते रहिएगा। तो आपने एक कमरा आपको मिल गया, अब कमरा आपको मिल गया तो आप कमरे में गए। जब आप कमरे में गए तो अब थोड़ी सी भी अगर आप आवाज निकालते हैं तो वह ध्वनि क्या होती है, वो बार बार रिफ्लेक्ट होने लगती है और वो ध्वनि गूंजने लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आए इस कमरे में, ठीक है, और आप अपने मित्र से कह रहे हैं कि वो बेड वहां पे रखो, तख्त वहां पे रखो, किताबें वहां पर रखो, तो वो आवाज गूंज रही है, कई बार गूंज रही है। तो ये जो गूंजने वाली घटना हो रही है, ये जो परावर्तन के दौरान गूंजने वाली घटना हो रही है, इसको अनुरणन के नाम से हम जानते हैं। कैसे गूंजती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई ध्वनि उत्पादित किया उस कमरे में, तो वो ध्वनि जो है ये जाएगी, इस दीवार से टकराएगी, इस दीवार से टकराने के पश्चात यहां से टकराएगी, उसके पश्चात यहां से टकराएगी, उसके पश्चात यहां से टकराएगी, पुनः यहां पे टकराएगी, पुनः यहां पे टकराएगी। इस तरीके से वो टकराती रहेगी इस कमरे में। और कब तक टकराएगी? जब तक उसकी एनर्जी समाप्त ना हो जाए, अर्थात कितनी इंटेंसिटी से, कितनी तीव्रता से आपने बोला है, ये इस पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के ये जो गूंजती रहती है, इस घटना को हम अनुरणन का नाम देते हैं। चूंकि ये परावर्तन के कारण गूंज रहा है, इसी वजह से इसको हम परावर्तन की फिनोमिना, परावर्तन की घटना के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आप यहां पर समय व्यतीत करते हैं। समय व्यतीत करने का मतलब आप मान लीजिए इसी कमरे में 5 साल रह गए, पंचवर्षीय योजना को आपने यहाँ पे पास आउट कर लिया, तो उसके पश्चात क्या होता है, यही कमरा जो खाली सा था, अब यहाँ पर जो है आपने किताबों का अंबार लगा दिया, कई ढेर सारी किताबें आपके पास आ गई हैं। यहाँ पर जो है आपके संसाधन कई आ गए हैं। ठीक है, आपके थाली, आपके ग्लास, इस सब की संख्या भी बढ़ गई है। हित मित्र आने लगे आपके कमरे पे तो संख्या भी बढ़ानी पड़ गई। उसके पश्चात जहां पर एक बिस्तर लगा था, अब आपके पास पैसे नहीं है तो आपने 2 बिस्तर लगाकर एक पार्टनर का चुनाव कर लिया। ठीक है, तो 2 बिस्तर आपने लगा लिया। ठीक है, कुर्सी लगा लिया आपने पढ़ने के लिए, उसके पश्चात मेज लगा लिया आपने पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये कमरा जो खाली था वो अब धीरे धीरे भरने लगा है। धीरे धीरे ये कमरा क्या हो गया है, वस्तुओं से भर गया है। अब कमरा वही है। अब आप चिल्लाते हैं कि अपने पार्टनर से कि जाओ चावल धुल के लाओ और इसको गैस पे चढ़ा दो, तो ये आवाज नहीं गूंजती है। क्यों नहीं गूंजती है? क्या कारण होता है? कमरा तो वही है,
और परिस्थितियां उससे जटिल हो गई हैं तो और गूंजना चाहिए, तो क्यों नहीं गूंज रहा है? गूंज इस वजह नहीं रहा है क्योंकि यहां पे जब ध्वनि उत्पादित की जा रही है तो इस वस्तु से टकरा रही है और इस वस्तु से टकराने के पश्चात उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, उसको अवशोषित कर लिया जा रहा है। कुछ ध्वनि यहां पर अवशोषित हो गई, उसके पश्चात मान लीजिए इस वस्तु के पास गया तो अब इसने अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब अवशोषित करने के पश्चात इसने अवशोषित कर लिया। अब ध्वनि तरंग का जो रिफ्लेक्शन हो रहा था बार बार, अब वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है वो हाल अब गूंजेगा नहीं, हाल वह गूंजेगा नहीं, आपकी ध्वनि जो है वो गूंजेगी नहीं। तो अनुरणन से बचने के लिए जो होता है, या तो आप कई कमरे में वस्तुएं लगा दें, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिनेमा घरों की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं या फिर जो है टाट पट्टियां लगा दी जाती हैं दीवारों पर। क्यों लगा दी जाती हैं? क्योंकि अगर खुरदुरी दीवार रहेगी तो वहां से रिफ्लेक्शन की घटना कम होगी, कोई सतह जितनी चिकनी रहेगी वहां से उतनी ही अधिक मात्रा में परावर्तन होगा, और कोई सतह जितनी खुरदुरी रहेगी वह उतना ही अब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थात वहां से परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो खुरदुरी इस वजह से बनाते हैं ताकि परावर्तन न हो, और परावर्तन नहीं होगा तो हॉल में चल रही वो जो बाहुबली की फिल्म है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो ध्वनि रिफ्लेक्ट नहीं होगी और आप आनंद पूर्वक सारे फिल्म का मजा लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट, इसी अनुप्रयोग को समझाने के लिए हमने अनुरणन पर बात किया। तो आपको डिफिनीशन के बारे में नहीं जानना है, आपको बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है? परावर्तन की घटना पर ही, परावर्तन की घटना पर ही अनुरणन की घटना पाई जाती है, अनुरणन की घटना पाई जाती है, अनुरणन की घटना पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि सिनेमा घरों की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं, खुरदुरी बनाई जाती हैं अनुरणन की घटना से बचने के लिए, अनुरणन की घटना से बचने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग था अनुरणन को, उसको हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, और कैसे आप दैनिक जीवन में इसको महसूस करते हैं उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। तो परावर्तन को आपने समझ लिया, प्रतिध्वनि को आपने समझ लिया और अनुरणन को आपने समझ लिया। ये तीन घटनाओं को आपने बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिया और शीशे की तरह सारी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं पूरी तरह से आशा करता हूं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है, कमेंट्स करते रहेंगे या फिर आप मैसेजेस करते रहेंगे, बताते रहेंगे हमको। हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं, जहां तक मुझसे हो पा रहा है वो सारी चीजें आपके लिए करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हो रहा हूं। चाहे वो किसी भी क्लासेस, अपने क्लासेस से लेकर किसी भी क्लासेस से लेकर अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर मुझको लगता है कि यहाँ पर जो है ढिलवाई हो रही है आपके एग्जाम को लेकर, तो वहां पे मैं तुरंत रिएक्ट करता हूं, तुरंत जो है वहां पे चीजों को संतुलित करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हमने आपको, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, केवल पढ़ाने के लिए नहीं करवा रहा हूं, सिलेक्शन करवाने के लिए। सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन अगर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत दोनों तरफ से करना है, हमको भी करना है, हमारी टीम को भी करना है, आपको भी करना है, आपको ज्यादा करना है। ठीक है, आपको ज्यादा करना है, क्योंकि युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ेगा। भले ही श्री कृष्ण जो है मार्गदर्शन करे, लेकिन युद्ध तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार कहता हूं
कि दुर्योधन का मार्गदर्शक कौन था, किससे वो राय विमर्श लेता था, वो शकुनी से राय विमर्श लेता था, इसी वजह से वो युद्ध हार गया। मार्गदर्शक तो वो भी था, वो भी तो अपनी राय विमर्श दे रहा था। और यहां पर भी जो है अर्जुन भी किससे मार्गदर्शन ले रहे थे, वो भी तो कृष्ण से ले रहे थे, लेकिन दोनों के मार्गदर्शन में अंतर था। और परिणाम ये हुआ कि अर्जुन महाभारत का युद्ध जीतते हैं और दुर्योधन परास्त होते हैं। तो मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, युद्ध आपको ही लड़ना है। तो सारी चीजों को एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा कमर कस लीजिए और अच्छे प्रकार से 1 महीने का जो भी समय लगभग बचा हुआ है उसमें अच्छे तरीके से खूब जुट जाइए। आपके पूरे ब्लड में BEO समा जाना चाहिए कि किसी तरीके से एट एनी कॉस्ट जो है हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, चाहे जो भी हालात हो जाए, चाहे जो भी परिस्थितियां हो जाएं, उन सारी परिस्थितियों को हम झेलते हुए जो है ये एग्जाम क्रैक करेंगे और आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमने क्या तैयारी करवाई है, हमने क्या पढ़ाया है आपको, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और आगे भी हम क्या पढ़ाएंगे ये भी हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बस सारी चीजों को समेट लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर एनर्जी बिखरी रहेगी, अभी मैं आपको प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो जिस भी प्रकाश में प्रकीर्णन ज्यादा होता है, फैलाव ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन अगर किसी भी चीज में फैलाव कम होता है तो वह बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। तो अपने एनर्जी को क्या करिए, एक जगह पे कंसंट्रेट करिए, सारी रिश्तेदारी नातेदारी को छोड़कर जो है एक बार अच्छे तरीके से और कंसंट्रेट हो जाइए। देखिएगा सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अनुरणन को आपने देख लिया, प्रतिध्वनि को आपने देख लिया। अब मैं चलता हूं अगले घटना पर। अगली जो घटना है वो है ध्वनि का अपवर्तन। वो है ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन अर्थात इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन आपने देख लिया पिछले लेक्चर में, और अब मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। ये अपवर्तन क्या होता है, देखिए अभी तक आपने ये देखा कि ध्वनि तरंग संचरित हो रही थी और किसी अवरोध से टकराई और अवरोध से टकराने के पश्चात वापस लौट गई। तो इस घटना को आपने क्या नाम दे दिया, इस घटना को आपने रिफ्लेक्शन कह दिया, या इसको परावर्तन आपने कह दिया, या इसको आपने परावर्तन कह दिया। लेकिन अब ये ध्वनि तरंग जो है ये संचरित हुई, ठीक है। अब ये ध्वनि तरंग क्या हुई, ये मान लीजिए इस तरीके से चलती चलती आ रही है और टकरा गई, अवरोध से टकरा गई, और अवरोध से टकराने के पश्चात ये वापस न लौटी, वापस इधर चला जाना चाहिए था अगर परावर्तन की घटना होती तब। लेकिन अगर ये इधर न जाकर ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, अवरोध से टकराने के पश्चात ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये माध्यम जो आप चिल्ला रहे हैं, ये माध्यम क्या है। माध्यम कुछ नहीं, माध्यम यही 3, या तो माध्यम ठोस, या तो माध्यम द्रव, या तो माध्यम क्या होता है, गैस। ठीक है, यही माध्यम होता है। तो मीडियम तो यही होता है, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या फिर क्या होगा, गैस होगा। तो अगर इन माध्यमों से मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर पानी है, ठीक है, यहां पर पानी है, इसके नीचे क्या है, पानी है, ये पानी है इसके नीचे, ठीक है। अब मान लीजिए आप जोर से चिल्लाएं, तो आप यहां पर खड़े होकर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो ये ध्वनि जा रही है और पानी से टकराई, तो पानी भी तो अवरोध होगा, तो इससे टकरा कर ये वापस नहीं लौट रही है क्योंकि ये अवरोध इतना मजबूत नहीं है। ये पानी के अंदर भी कुछ ध्वनि चली जा रही है, यानी कि ये पानी हो गया, तो पानी क्या है, पानी द्रव है, और ऊपर चिल्ला रहे हैं तो ये माध्यम कैसा है, गैस। तो ये गैस है, ये द्रव है। तो जब एक माध्यम से तरंग आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को अपवर्तन का नाम हम देते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा डिफिनीशन को
व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। जब एक माध्यम से ध्वनि तरंग संचरित होते हुए जब एक माध्यम से ध्वनि तरंग संचरित होते हुए किसी अवरोध से टकराकर या किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इस घटना को ध्वनि तरंग का अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंग का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिगर में आप बना सकते हैं, इस तरीके से ध्वनि तरंग आ रही है और अवरोध से टकराने के पश्चात ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है और ये जो घटना हो रही है इस घटना को हम ध्वनि तरंग का अपवर्तन का हम नाम देते हैं। अब यहां पर कुछ अपवर्तन के सिद्धांत होते हैं, कुछ यहां पर जो है इसके दो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को समझना आपको जरूरी है। आगे जब आप प्रकाश पढ़ेंगे या फिर अभी मैं इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करूंगा, तो अगर आपको ये रूल्स, ये सिद्धांत नहीं पता रहेंगे तो आप सही चीजों को समझ नहीं पाएंगे और केवल रटने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कैसे आपको कितनी आसान भाषा में सारी चीजों को आपके सामने लाकर रख दूं। तो पहले दो रूल्स समझ लीजिए कि कैसे और किस तरीके से ध्वनि के अपवर्तन में ये काम करते हैं। पहला जो रूल्स होता है वो ये कहता है ध्वनि के अपवर्तन में कि जब ध्वनि तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये है कि ये मान लीजिए ध्वनि तरंग है। अब ध्वनि तरंग टकराते ही जो है यहाँ पर ये या तो इधर आ सकती है या तो इधर मुड़ सकती है, दोनों ही तो बातें हो सकती हैं। या तो ये ध्वनि तरंग इस दिशा में हो जाए, मूव कर जाए, या इस दिशा में मूव कर जाए, या फिर ऐसे मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मूव करेगी सीधी रेखा में। क्यों? क्योंकि जब अवरोध से टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि उसके मार्ग में कुछ परिवर्तन होगा। तो ये ध्वनि तरंग किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी कि इधर मुड़ेगी, इसको निर्धारित करने के लिए हम बीच में एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा को कहा जाता है अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। चलिए नए और फ्रेश पेज से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर जो है कोई ध्वनि तरंग आ रही है, और इस परावर्तक सतह से टकराई, और परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात अब ये तरंग इधर जाएगी कि ये ध्वनि तरंग इधर जाएगी, इसको निर्धारित करने के लिए हम यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। ये काल्पनिक रेखा मान लेते हैं ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है अभिलंब कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसको हम अभिलंब, यानी कि इस पर खींचा गया जो लंब होगा इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा हम मान लेते हैं। अब यहां पर रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, नियम क्या कहता है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है अपवर्तन का, देखते हैं। नियम फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नियम फर्स्ट ये कहता है कि जब कोई ध्वनि तरंग या कोई भी तरंग जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात कोई भी तरंग जो है वह डेंस माध्यम से अगर रेयर माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब से हमेशा और हमेशा दूर जाएगी। क्या होगी? दूर जाएगी। क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? नियम फर्स्ट कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में
कोई भी तरंग जाती है तो वो अविलंब से दूर जाती है। ये सघन विरल क्या हो गया? अब ये कौन सा माध्यम हो गया? सीधा सा मतलब है कि जहां पर किसी भी वस्तु के अणु मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास होंगे, वहां पर माध्यम सघन, और जहां पर कोई मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा वो क्या होगा? विरल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक हम लोहा ले लेते हैं, ठीक है, लोहा ले लेते हैं, तो लोहा भी क्या होगा? अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होगा, अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। अगर हम जल ले लेते हैं तो जल भी क्या है? अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होगा। गैस जो है वो भी क्या है? ये भी कई अणुओं से मिलकर बना होगा। लेकिन इन अणुओं के बीच में जो होता है अंतर आणविक बल कार्य करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। इनके अणुओं के बीच में देखते हैं बहुत कम स्पेस होता है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा आकर्षित रहते हैं। तो ये क्या है? ये एकदम चिपके हुए हैं, सघन है, सघन। इसकी अपेक्षा अगर द्रव की बात करें तो द्रव क्या है? द्रव के अणु दूर दूर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं? ये विरल है, विरल है। किससे विरल है? इस ठोस से विरल है। लेकिन इस गैस की अपेक्षाकृत ये क्या है? ये सघन है, क्योंकि गैस के अणु और दूर दूर होते हैं। तो सर्वाधिक विरल कौन होता है? गैस, उसके पश्चात द्रव, उसके पश्चात क्या होता है? ये ठोस। ठोस सर्वाधिक सघन होता है, उसके पश्चात द्रव, उसके पश्चात गैस। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सघनता और विरलता का निर्धारण हम दोनों वस्तुओं को देखने के बाद ही निर्धारित करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि लकड़ी और हमने ले लिया पानी, और हमने दूसरा ले लिया क्या? दूसरा ले लिया हमने पानी और हमने ले लिया वायु, ठीक है, हमने ले लिया वायु। अब ये दो एग्जांपल हमने ले लिया। तो अब लकड़ी को अगर कंपेयर करेंगे पानी से, तो लकड़ी के अणु पास पास होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सघन माध्यम हो जाएगा। और पानी के अणु इससे दूर दूर होते हैं, तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? ये विरल माध्यम हो जाएगा। और अगर पानी और वायु की तुलना करें तो वायु के अणु दूर दूर होते हैं किसकी अपेक्षा? पानी के अणुओं से, तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? ये सघन माध्यम हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर पानी विरल माध्यम काम कर रहा है, यहां पर पानी क्या कर रहा है? सघन माध्यम का काम कर रहा है। कैसे? तो हम कंपेयर पर निर्भर करता है कि हम किस वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये चीज जो है अपवर्तन में पहला नियम क्या करता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए इधर का, इस अपवर्तक सतह के इधर का जो माध्यम है वो क्या है? इधर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी, और लकड़ी है तो वो कैसा माध्यम है? सघन है। और इधर का माध्यम कैसा है? विरल है। मान लीजिए इधर का माध्यम क्या है? पानी है, तो पानी कैसा माध्यम है? विरल, और ये क्या है? सघन। तो सघन से विरल जाने पर जब अपवर्तन की घटना होगी तो अभिलंब से दूर, किससे दूर? अभिलंब से दूर। किससे दूर? और पास आने की बात की जा रही है अभिलंब से, तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये अभिलंब इधर है, ये इसके पास नहीं आएगा, इसके पास नहीं आएगा, इससे दूर जाएगा। इससे क्या होगा? दूर जाएगा। तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभिलंब से हमेशा क्या होगा? दूर जाएगा। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा ध्वनि, ठीक है। बहुत ही आराम से और बहुत ही रिलैक्स होके मैं इन सारी बातों को समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि सघन विरल के माध्यम से, लेकिन अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। इस वजह से मैं इतना ताना बाना बुन रहा हूं ताकि आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखें, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरा क्या होता है? दूसरा नियम ये कहता है, नियम सेकंड की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, नियम सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो नियम ये सेकंड कहता है कि अगर कोई भी ध्वनि तरंग जो है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन, यानी कि अगर कोई जो है रेयर टू डेंस जा रही है, रेयर टू डेंस जा रही है, तो वह अविलंब के क्या आएगी? पास आएगी, ठीक है, वो अविलंब के क्या आएगी? पास आएगी। यानी कि अगर इसको हम दूसरे जो है फिगर से समझने का प्रयास करें, ठीक है, ये दूसरे सेकंड नियम को हम समझने का प्रयास करें, तो ये सेकंड नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई तरंग है, ठीक है, कोई तरंग है और ये तरंग चल रही है और टकराई, और यहां पर हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दिया, क्या? अविलंब खींच दिया। तो जब अविलंब से टकराई तो मान लीजिए ऊपर का माध्यम कैसा है? विरल, ये विरल है। यानी कि मान लीजिए ये ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे का माध्यम क्या है? जल है, यानी कि पानी है। तो वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल हो गया। और जल कैसा माध्यम हो गया? सघन।
तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में ध्वनि तरंग जाएगी तो वह अविलंब के क्या होगी, पास आएगी। यानी कि ये दूर नहीं जाएगी, ये पास आएगी, पास आएगी, पास आएगी। किसके पास? तो अविलंब के पास। किससे दूर? तो अविलंब से दूर। तो जब भी दूर या पास की हम बात करेंगे तो हम अविलंब के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। यानी कि अविलंब को देखकर ही हम ये निर्धारित करेंगे कि कोई भी तरंग दूर अथवा पास जा रही है। और ये कैसे निर्धारित होगा? तो ये हमको माध्यम को देखना पड़ेगा कि माध्यम रेयर है कि माध्यम डेंस है। अगर सघन से विरल तो दूर, विरल से सघन तो क्या हो जाएगा, पास। अब ये सारे नियम आपको क्यों मैं बता रहा हूं? नियम मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अपवर्तन के नियम पर एक अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन का उदाहरण एक होता है, अपवर्तन का अनुप्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। जितने मैं अनुप्रयोग लिखवाता चल रहा हूं सारे अनुप्रयोग आप लिखते चलेंगे। अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग अपवर्तन का यह होता है कि क्या, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अपवर्तन जो होता है उसका एक उदाहरण यह है कि रात के समय किसी भी व्यक्ति की आवाज दूर तक जाती है, जबकि दिन के समय में उसकी आवाज जो है दूर तक नहीं जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का अपवर्तन। अभी आप ये मत कहिएगा कि सर रात में वातावरण शांत रहता है इस वजह से ध्वनि दूर तक जाती है, और दिन भर में क्या होता है, दिन में क्या होता है, शोरगुल होता है, इस वजह से ध्वनि दूर तक नहीं जाती है। ठीक है, वो कारण होता है, वो अलग चीज है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट फैक्ट है कॉन्सेप्ट के आधार पर वो ये है कि याद रखिएगा कि अपवर्तन का उपयोग उदाहरण क्या होता है कि दिन के समय ध्वनि दूर तक नहीं जाती है, ध्वनि दूर तक नहीं जाती है, जबकि रात के समय ध्वनि दूर तक जाती है, दूर तक जाती है। ये किसका उदाहरण होता है? तो ये अपवर्तन का उदाहरण होता है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? इसमें अपवर्तन लगा हुआ है क्योंकि विज्ञान जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कैसे पर आधारित है। ये इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि अपवर्तन पर ये निर्भर होता है या अपवर्तन के कारण जो है रात में ध्वनि दूर तक जाती है। कैसे इसमें अपवर्तन लगाएंगे समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर दिन का समय है और दिन के समय में यहां पे सूर्य जो है चमक रहा है, और चमक रहा है तो ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी है, यहां पर आपके पिताजी खड़े हैं और यहां पर आप खड़े हैं। पिताजी चिल्ला रहे हैं आपकी तरफ और आप उनकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं दिन के समय में। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि यहां पर गैस के अणु जब गर्म हो जाएंगे, दिन का समय है, पृथ्वी गर्म होगी तो गैस के अणु भी गर्म होंगे। गैस के अणु गर्म होंगे तो ये क्या होंगे, ये ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर उठ के ये ऊपर अपना स्थान बना लेंगे, ऊपर अपना स्थान बना लेंगे और नीचे जो है यह अपना स्थान क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। और जब नीचे अपना स्थान खाली कर देंगे तो यहां पर कैसा माध्यम हो गया है, नीचे विरल हो गया है, ऊपर कैसा हो गया है, ऊपर सघन हो गया है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया है, सघन हो गया है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए यहां पर हम अभिलंब खींच दें, यहां पर अभिलंब खींच दें तो यहां से पिताजी कोई भी आवाज निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये कैसा माध्यम, विरल, ये ऊपर का माध्यम कैसा है, सघन। तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब के क्या होता है, पास जाती है ध्वनि। यानी कि पिताजी आप चिल्लाएंगे तो ये आप तक नहीं जाकर ये क्या होगी, ये अभिलंब ये है ना, तो अभिलंब के ये पास जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी और आप तक ध्वनि नहीं पहुंच पाएगी। और जब आप तक ध्वनि नहीं पहुंच पाएगी तो आप पिताजी की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, और नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा, पिताजी आएंगे और बड़े प्यार से कहेंगे कि इतनी तेज से मैं चिल्ला रहा हूं, जोर से चिल्ला रहा हूं, क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? तो आप ये कहेंगे कि पिताजी अपवर्तन का नियम लागू हो रहा है
इस वजह से आपकी आवाज दिन के समय में मैं नहीं सुन पा रहा हूं। आप रात में चिल्लाइए, देखिए मैं आपकी आवाज सुन ले पा रहा हूं। अपवर्तन का नियम वहां पे भी लागू हो रहा है। तो कैसे रात के समय में, देखिए रात का समय है, चंदा मामा यहां पर हैं और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी रात के समय क्या होती है, शीतल हो जाती है। जो जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडी हो जाती है। ये किरचॉफ का नियम होता है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो ये ठंडा हो जाएगा तो यहां पर गैस के अणु क्या हो जाएंगे, गैस के अणु अधिक मात्रा में हो जाएंगे, गैस के अणु अधिक मात्रा में हो जाएंगे। और ऊपर का माध्यम कैसा रहेगा, ऊपर का माध्यम गैस दूर दूर तक रहेंगे तो यहां पर माध्यम कैसा रहेगा, विरल रहेगा। तो ऊपर का माध्यम कैसा, विरल। नीचे का माध्यम कैसा रहेगा, तो नीचे का माध्यम सघन रहेगा। अब यहीं पर ठीक है स्थिति सेम वही है, यानी कि यहां पर आपके पिताजी हैं और यहां पर आप खड़े हुए हैं। अब आपने नियम क्या पढ़ा है कि जब सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। यानी कि यहां पर सघन से अगर एक अभिलंब हमने खींच दिया तो सघन से विरल की तरफ जब जाते हैं तो अभिलंब से दूर। यानी कि अब आप चिल्लाए, पिताजी आपके चिल्लाएंगे तो ये इस तरफ न जाके ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा, इस तरफ ध्वनि जो है जाना शुरू कर देगा और ये ध्वनि आप तक पहुंच जाएगी, यानी कि पृथ्वी के आसपास ही रहेगी। और यहां पर आप देख रहे हैं पृथ्वी के आसपास नहीं, ये तो अंतरिक्ष में चली जा रही है। यही कारण होता है कि दिन के समय ध्वनि दूर तक नहीं जाती है, जबकि रात के समय जो है ध्वनि जो है वह दूर तक पृथ्वी पर चली जाती है और आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये पूरा जो हमने 20 मिनट से हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसी नियम को समझाने के लिए कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से यहां पर अपवर्तन का नियम लागू होगा। अब आगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे। जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका साउंड वेव समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात हम लाइट वेव पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सारी चीजों को एक बार रिकॉल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।